साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सेक्शन में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, आर्थिक सुधार 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ये हॉट टॉपिक है। जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक सेक्शन से इस टॉपिक के पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे इवोक आईएएस के द्वारा पीछे क्लासेज हम पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करके, ताकि प्रश्न किसी भी तरीके का हो, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसे आप आसानी से शानदार तरीके से लिख सकें। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक सुधार 1991 की क्या भूमिका रही है, यानी हम जब अपना उत्तर लिखेंगे तो उसका क्या इंट्रो पार्ट होगा। उसके बाद आर्थिक सुधार 1991 के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे, उन कारणों की पड़ताल करेंगे। आर्थिक सुधार 1991 में जो हुए थे, बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। प्रश्न जो है यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक सुधार 1991 के क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं। उन प्रभावों में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को देखेंगे। यानी अगर आपसे कभी एग्जामिनर आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए दे देगा, पूछ लेगा, तो आप उस स्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक्सपेक्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ हम सकारात्मक नकारात्मक यानी पक्ष विपक्ष दोनों पर डिस्कस करेंगे। 1991 के बाद भारत सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए क्या प्रयास किए हैं उनको देखेंगे, और यहाँ पर हम भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के प्रयासों को देखेंगे। आर्थिक सुधार के समक्ष क्या वर्तमान चुनौतियां हैं, और उसके बाद वे फॉरवर्ड देखेंगे, यानी जो चुनौतियां अभी भी आर्थिक सुधार के समक्ष भारत में व्याप्त हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या सुझाव होंगे आपके, तो वे फॉरवर्ड के रूप में हम उन सुझावों को यहाँ कंसीडर करेंगे। तो इस तरह सभी डायमेंशन इस टॉपिक के हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सभी क्लासेज 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक नॉमिनल फीस केवल 499 में। 6306473800 हमारा नंबर है। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट की स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे अपना नाम मेंशन करते हुए, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि इसे आप अच्छे से रिवीजन करके अपने सिनॉप्सिस बना सके, ताकि लास्ट टाइम एग्जाम हॉल में जब आप जाएं तो जितना आप पढ़ रहे हैं उसको सही से एग्जीक्यूट करके अपना फाइनल सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ सुनिश्चित कर सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, लगातार आपको क्लासेस मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग आर्थिक सुधार 1991 की भूमिका को देख लेते हैं, क्या हमारे टॉपिक का इंट्रो पार्ट हो सकता है। स्वतंत्रता पश्चात भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा था, यानी भारत जब आजाद हुआ तो 1991 के पहले जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी वो बेसिकली बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखी जाती थी, यानी यहां से ना कुछ आयात होता था ना ही कुछ निर्यात होता था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 1991 के पहले स्वतंत्रता पश्चात कैसी अर्थव्यवस्था थी, तो बंद अर्थव्यवस्था थी। फलतः देश की विकास दर निम्न रही। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे देशों ने 1960 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलकर 2 से 3 गुना विकास दर एक झटके में प्राप्त कर लिया। तो एक तरफ भारत जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद किया, उसका परिणाम क्या रहा, परिणाम यह रहा कि भारत की जो विकास दर है वो अत्यंत निम्न रही, और 1991 में आप देखते हैं भारत में जो है आर्थिक संकट देखा गया। उसी आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने फिर अपनी बंद अर्थव्यवस्था को खुला अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया था। और उसी दशक में देखते हैं जब भारत आजाद हुआ, उसी टाइम देखते हैं सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे देशों ने 1960 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखा गया था, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो 2 से 3 गुना एक ही झटके में बढ़ गई थी। वर्ष 1990-91 में आए आर्थिक संकटों से उबरने के लिए भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुला अर्थव्यवस्था में, यानी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो है भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुले अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। अब आर्थिक सुधार 1991 के पीछे क्या कारण थे, यानी जो भारत में आर्थिक संकट 1991 में देखा गया था उसके पीछे क्या कारण थे, जिसकी वजह से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की जो नीतियां थी उनको चेंज करना पड़ा था। तो हम उन कारणों को अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। कारणों में तो पहले मूलभूत कारण देखेंगे और उसके बाद हम लोग तत्कालिक कारणों को भी देखेंगे। मूलभूत कारणों में सबसे पहला कारण था बंद अर्थव्यवस्था का होना। बंद अर्थव्यवस्था
के कारण क्या हो रहा था, जो रुपए की अपवर्तनीयता देखी जा रही थी, उच्च प्रशुल्क यानी टैरिफ लगाए जा रहे थे, आयात के लिए परमिट लेना पड़ता था लोगों को, वस्तुतः विदेशी वस्तुओं का घरेलू बाजार तक पहुंचना जो है वो सीमित था या उसका अभाव था, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होती थी। तो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रुपए की अपरिवर्तनीयता, उच्च प्रशुल्क और आयात के लिए परमिट लेने की आवश्यकता, इन सभी कारणों की वजह से विदेशी वस्तुएं जो हैं वो भारत में नहीं आती थी। ऐसे में जो भारत का घरेलू बाजार था उसका यहाँ पर एक छत्र प्रभाव था, जिसके चलते भारत के जो घरेलू बाजार थे वो अपने में जो है किसी प्रकार का सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो रहे थे, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का जो है भारत के घरेलू बाजार में क्या था, अभाव था, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पा रही थी। और जब बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, चीजें एक ही ढर्रे से चल रही होती हैं, तो जो विकास होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हतोत्साहित होता है, क्योंकि बाजार की जो गुणवत्ता होती है वो ठीक नहीं रहती है। दूसरा जो कारण है वो है आयात प्रतिस्थापन की नीति, अर्थात आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन पर बल दिया जाता था। इससे घरेलू उद्योगों का एक तरफा एकाधिकार था। वस्तुतः प्रतिस्पर्धा के अभाव में भारतीय उद्योगों को सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा था। लाइसेंस या परमिट राज आप देख सकते हैं, 1991 के पहले किसी व्यवसाय को स्थापित करने या उसे चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, और एक प्रकार से कह सकते हैं लाल फीता शाही राज था, क्योंकि परमिट देना काम किसका होता है, सरकार का और सरकारी ऑफिसरों का। और ये सरकारी ऑफिसर जो है व्यापक तौर पर जो है भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिससे भारत में जो है नए उद्योग जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति अगर अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता था तो उसको जो है सरकारी इस नियंत्रण से गुजरना पड़ता था। तो लाइसेंस और परमिट राज, किसी व्यवसाय को स्थापित करने चलाने के लिए परमिट या लाइसेंस लेना पड़ता था, एक प्रकार से लाल फीताशाही राज था। ऐसे में भारत की जो विकास दर है वो अत्यंत निम्न रही है, स्थिर रही है 1991 के पहले। तो ये मूलभूत कारण थे, बंद अर्थव्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन की नीति और लाइसेंस परमिट राज। तत्कालिक कारणों में देखें तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। इसके बाद रुपया रूबल व्यापार जो होता है उसका पतन हो जाता है। खाड़ी युद्ध 1990-91 में होता है, जिसके कारण खाड़ी देशों के भारतीय श्रमिकों द्वारा प्रेषित धन में कमी आती है। यानी आज भी हम देखते हैं जो भारत का डायस्पोरा है वो मध्य एशियाई जो कंट्री है, चाहे सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इन देशों में आज भी भारत का बहुत श्रमिक जो है वह काम करता है, और काम करने के बाद जो पैसा कमाता है वो भारत भेजता है। लेकिन खाड़ी युद्ध जब 1990-91 में हुआ तो उसके बाद खाड़ी देशों के जो भारतीय श्रमिक थे वो इस खाड़ी युद्ध के कारण क्या हुए, अपने यहाँ भारत वापस लौट आए। तो उनका जो श्रम था वो भी उनसे छिन गया, और दूसरा जो पैसा वो वहां कमाकर भारत भेजते थे उसमें भी क्या आई, कमी आई। तो प्रेषित धन में कमी आई। तेल की कीमतें भी बढ़ गई थी खाड़ी युद्ध के कारण, क्योंकि भारत जो एनर्जी सेक्टर है वो ज्यादातर मध्य एशियाई कंट्री पर ही क्या था, डिपेंडेंट था। तो तेल की कीमतों में उससे क्या हुई, वृद्धि हुई जब खाड़ी युद्ध हुआ 1990-91 में, जिससे भारत का जो विदेशी भंडार था वो तेजी से कम होने लगा। अब जब विदेशी भंडार कम होने लगा तो उसके कई सारे जो है यहाँ परिणाम देखने को मिले, जैसे भुगतान संतुलन का संकट भारत के ऊपर देखने को मिला। मुद्रा स्फीति दर जो थी वो तकरीबन 17% तक पहुंच गई थी। आज मुद्रा स्फीति दर 4.5% के आसपास है। तब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा महंगाई है। तो सोचिए जब 17% मुद्रा स्फीति पहुंच गई होगी तब उस टाइम कितनी ज्यादा महंगाई होगी, राइट। तो मुद्रा स्फीति तकरीबन जो है वो 17% तक पहुंच गई। केंद्र सरकार का सकल वित्तीय घाटा जीडीपी का 8.4% हो गया। स्थिति यह हो गई थी कि जून 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त रूप से रह गया था। यानी इन सबके कारण जो है 1991 में भारत के पास जो है केवल 2 सप्ताह के लिए ही आयात करने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तो ये सारे कारण थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीछे। उसके बाद होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990-91 के आंतरिक आर्थिक संकट और बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए तात्कालिक सरकार, नरसिम्हा राव की उस टाइम सरकार थी, ने आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की, जिसे आमतौर पर एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सुधार किए गए नई आर्थिक नीति 1991 के तहत, बेसिकली ये एलपीजी रिफॉर्म था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। अब उदारीकरण से क्या मतलब है, तो उदारीकरण का मतलब होता है सरकारी प्रतिबंधों, यानी जो लाल फीताशाही राज था उसको कम से कम करना। उदाहरण के लिए लाल फीताशाही राज को समाप्त करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने की जो आवश्यकता पड़ती थी उसको समाप्त कर दिया था, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे सिगरेट, शराब, रक्षा उपकरण, विस्फोटक सामग्री, खतरनाक रसायन, दवाओं,
इन क्षेत्रों को छोड़कर सरकार ने उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस या परमिट लेने की जो आवश्यकता पड़ती थी उसको समाप्त कर दिया था। कराधान से संबंधित सुधार आदि भी किए थे। यानी भारत सरकार ने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत हस्तक्षेप की नीति को क्या किया, प्रोत्साहित किया था। निजीकरण क्या होता है? तो निजीकरण से अभिप्राय है कि व्यापार वस्तुओं सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा या प्रोत्साहन देना। यानी व्यापार व्यवसायिक क्षेत्रों में जो है निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि जो वित्त की समस्या है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो निवेश की समस्या, नवाचार की जो समस्या आती है, उसको खत्म किया जा सके और भारत के आर्थिक विकास को गति दिया जा सके। निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत कई सारे कदम उठाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक निजी लोगों की साझेदारी का जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल को प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशी निवेश के प्रोत्साहन के लिए प्रमुख क्षेत्रकों में 50% से अधिक और कई ऐसे क्षेत्रक हैं जहां 100% तक भी एफडीआई की अनुमति दी जाती है। फेरा एक्ट की जगह फेमा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया जाता है, जिसके तहत जो है निजीकरण को भारत में बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण यानी आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण कर मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना। उदाहरण इसमें देख सकते हैं, भारत ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यानी जो MRTP एक्ट था 1961 का, उसको समाप्त कर दिया था और बाद में इस एक्ट की जगह फिर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने स्थान लिया था। तो MRTP एक्ट का स्थान जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने ले लिया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इस एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया था। रुपए की परिवर्तनीयता, चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था और निर्यात शुल्क को भी कम किया गया था। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत कदम उठाए थे। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन करना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुले अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, राइट। जहां पर अब हम जो है अन्य देशों को निर्यात भी कर सकते थे और दूसरे देश के लोग हमारे देश में जो है सामान बेच भी सकते थे, यानी आयात निर्यात का जो रास्ता पहले बंद था, इसको यहाँ पर खोल दिया जाता है सभी के लिए, राइट। तो वैश्वीकरण हमने समझा, निजीकरण समझा और उदारीकरण समझा, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत इंट्रोड्यूस की गई थी आर्थिक संकटों से उबरने के लिए। आर्थिक संकट हमने देखे थे 1991 के दौरान कौन से कारण जिम्मेदार थे, राइट। तो उन कारणों को भी देखा। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक सुधार 1991 में जो हुए थे उसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य को आप भी लिख सकते हैं कि जो भुगतान संतुलन था उसको जो है मजबूत करना, भुगतान असंतुलन से भुगतान संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था को आर्थिक बाजारोन्मुख बनाना, मुद्रास्फीति दर जो 17% हो गई थी उसको कम करके उसे संतुलित स्थिति में लाना, विदेशी मुद्रा भंडार जो केवल 2 सप्ताहों के लिए ही रह गया था उसमें जो है पर्याप्त वृद्धि करना, तो पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का सृजन करना, भारत के आर्थिक विकास में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी नियंत्रणकारी तंत्र यानी जो लाल फीताशाही राज था उसको नियंत्रित करना, उसको समाप्त करना, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये सभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के उद्देश्य थे। अब जो ये नई पॉलिसी लाई गई थी या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके क्या प्रभाव थे? तो प्रभाव में हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसमें वृद्धि हुई है, तो उच्च समृद्धि दर का प्राप्त होना पहला पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की। राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर रियल जीडीपी के अनुसार ये डेटा दिया जा रहा है 1990-91 में जो 5% थी वो बढ़कर 2023-24 में 8.2% हो गई है। तो ये आपको डेटा याद रखना है। उच्च समृद्धि दर प्राप्त हुई न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से। 1990-91 में 5% राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर थी जो बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? 8.2%। बचत और निवेश में आप देख सकते हैं मूलभूत परिवर्तन देखे गए। सुधारों के बाद की अवधि में बचत और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सकल घरेलू बचत की दर जो 1990-91 में 23% थी वो बढ़कर 2015-16 में 31% हो गई। वहीं निवेश की दर जो 1990-91 में 26% थी वो बढ़कर 2022-23 में 30.2% हो गया है। दूसरा जो इसका आप पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे वो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधारों के बाद भुगतान संतुलन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है।
परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखते हैं, उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.1 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर जून 2024 में 682.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो है उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है, और ये वृद्धि बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, राइट। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार जो 1.1 बिलियन डॉलर था, वो बढ़कर जून 2024 तक कितना हो गया, 682.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विदेशी व्यापार में भी यहाँ आप देख सकते हैं सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है आर्थिक सुधारों का। समय के साथ साथ भारत का निर्यात क्षेत्र विदेशी मुद्रा की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नवंबर 2024 में देखेंगे तो भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाओं का ये संयुक्त रूप से डाटा है। कितना निर्यात हुआ था, तो 67.79 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात देखा गया था नवंबर 2024 का जो डाटा आया था। ये अनुमानित डाटा था, तो ये आपको याद रखना है। विदेशी व्यापार में भी लगातार भारत की जो वृद्धि दर है वो बढ़ रही है, और ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट हैं आर्थिक सुधार 1990-91 के, जिसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में से बदल गई थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 1990-91 में जो 26% थी, वो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में देखेंगे तो सकल मूल्यवर्धन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30% हो गई। वहीं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक होगी, जो 90-91 के आसपास 44% थी, राइट। तो यहाँ पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी मूलचूल परिवर्तन हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। 1990-91 में विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी जो 26% थी, वो बढ़कर लगभग 30% हो गई। सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी जो 44% थी 1991-92 में, वो बढ़कर सेवा क्षेत्र में 50% से भी ज्यादा हो गई है। कुछ अन्य पॉजिटिव इंपैक्ट भी आप बता सकते हैं, जैसे भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश बढ़ा है। आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार 2023 में भारत से विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश जो है वो 33.45 बिलियन डॉलर का था। तो ये आप लिख सकते हैं, डाटा नहीं बहुत ज्यादा याद हो तब भी आप जो है इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम ये डायमेंशन जरूर बताना है कि भारतीय कंपनियों द्वारा भी विदेशी निवेशों में वृद्धि हुई है, और डाटा दे देते हैं तो आपकी जो बात होती है वो प्रमाणित हो जाती है। इसलिए मैं जो भी बात कहता हूँ उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल डाटा जरूर देता हूँ, और यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी होती है कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात का क्या आधार है, उसके पीछे क्या डेटा फैक्ट है, राइट। सरकार ने लॉटरी, व्यापार, चीट फंड, परमाणु ऊर्जा जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ है। अब अगर आप ये डेटा दे देंगे कि 1990-91 में जो एफडीआई 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, वो 2024-25 में पहली छमाही के दौरान देखेंगे तो ये बढ़कर 42.1 बिलियन डॉलर हो गई है, राइट। तो ये डेटा दे देंगे तो आपकी जो बात है वो प्रमाणित हो जाएगी, और यही सारी चीजें जो हैं आपके आंसर को इनरिच करती हैं और आपको औरों से अधिक मार्क्स दिलाती हैं, राइट। एक जनरल आंसर से एक स्पेशल आंसर को बनाने के लिए आपको यही सारी चीजें करनी होती हैं, तभी 14-15 नंबर अगर मिल रहे होते हैं तो एग्जामिनर आपको जो है 25 से 26 मार्क्स देता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। ईवोक आईएएस के द्वारा आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जा रही है एक नॉमिनल फीस 499 में, तो आप उन पीडीएफ को लेकर जो है अच्छे से इनका रिवीजन करके अपना जो है डाटा सीट का एक अच्छे से सिनॉप्सिस बना सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में जो है उसका और भी ज़्यादा रिवीजन करके ये सारी चीज़ें याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, ताकि एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको सोचना ना पड़े, पेपर मिले, प्रश्न मिले, आप उसको जो है फर्राटेदार शानदार तरीके से उसका उत्तर लिख पाएं। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी विनियमनों को जो है कम किया गया था। हमने अभी ऊपर देखा था कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके तहत सरकारी विनियमन को जो है कम से कम करने की कोशिश की गई थी, यानी जो लाल फीताशाही राज था उसको कम करने का यहाँ प्रयास किया गया, और उसी का परिणाम ये रहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, जिससे नवाचार में वृद्धि हुई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 133 देशों में 139वें स्थान पर है। तो इसका एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी यहाँ बढ़ावा मिला। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका। 1991 में भारत की जीडीपी रैंकिंग देखेंगे तो वो नीचे से 17वें नंबर पर थी, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो भारत की जो जीडीपी है वो ऊपर से 5वें नंबर पर है, और ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट है इस नए आर्थिक सुधारों का जो 1991 में किए गए थे। अर्थव्यवस्था के खुलने से मांग और जो आपूर्ति थी
उसमें जो है सकारात्मक संतुलन देखा गया, जिसके फलस्वरूप उपभोग व्यय में वृद्धि और मध्यम वर्ग का विकास हुआ। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं आर्थिक सुधार 1990-91 के। उच्च समृद्धि दर का प्राप्त होना, बचत निवेश में वृद्धि, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, विदेशी व्यापार बढ़ा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में वृद्धि हुई, एफडीआई में भारत की वृद्धि हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी विनियमन को कम करके नवाचार सूचकांक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है यहाँ प्रोत्साहन मिला, इसमें वृद्धि हुई। तो ये सारे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं और उसी का परिणाम क्या है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया। सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ में आर्थिक सुधार 1991 के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। जैसे जो सुधार हुए, इन सुधारों से कृषि क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, आदिवासी समुदाय को जो है अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर का दे देंगे कि 1991 में आर्थिक क्षेत्र की जीडीपी में लगभग 30% की हिस्सेदारी थी, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो है ये घटकर 20% से भी कम हो गई। वित्तीय वर्ष 2024 का अगर आप डाटा देखेंगे तो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भागीदारी है वो 16% के आसपास है। तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का ये परफॉर्मेंस। 1991 में आर्थिक क्षेत्र की जीडीपी में लगभग 30% की हिस्सेदारी थी, जो घटकर अब 20% से भी कम हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये 16% है। आर्थिक क्षेत्र में अगर आप कृषि और संबद्ध क्षेत्र का आप सकल मूल्यवर्धन वृद्धि दर देखेंगे तो ये भी जो है स्थिर रहा या तो उसमें कमी देखी गई। 2019-20 में 5.5% की वृद्धि दर थी, 2020-21 में घटकर 3.3 हो गया, फिर 2021-20 में और घटा, ये 3% हो गया और थोड़ी सी मामूली वृद्धि जो है 2022-23 में देखी जा सकती है 3.5। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो सकल मूल्यवर्धन वृद्धि दर है वो या तो कम हुआ है या तो स्थिर बना हुआ है। तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप बता सकते हैं कि कृषि क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को जो है इसका कोई विशेष लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। अगला इसका निगेटिव इम्पैक्ट है कि इसने आर्थिक असमानता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आर्थिक सुधारों ने देश की आर्थिक समृद्धि दर में तो उल्लेखनीय वृद्धि की है, किंतु इससे आर्थिक असमानताएं और भी बढ़ गई, यानी के शेप्ड इकोनॉमी जो है लगातार बढ़ी है। के शेप्ड इकोनॉमी क्या होती है कि एक तरफ देखते हैं जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति होता है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, वो गरीब बनता जाता है। तो के शेप्ड इकोनॉमी को जो है इससे प्रोत्साहन मिला। जो आर्थिक समावेशी लक्ष्य जो एसडीजी 10 है, जो असमानता को कम करने की बात करता है, उसमें ये बाधा बना हुआ है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2022-23 में जो डेटा आया था उसमें बताया गया था कि सबसे अमीर भारत के 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय की जो है 22.6% हिस्सेदारी है और वहीं संपत्ति में ये सबसे अमीर 1% लोगों की हिस्सेदारी 40.1% है। तो आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस स्तर की आर्थिक असमानता व्याप्त है। इसके अलावा जो निगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है वो है रोजगार के संतुलित स्तर का ना होना, क्योंकि रोजगार में जो वृद्धि हुई बेसिकली सर्विस सेक्टर में हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर और जो विनिर्माण क्षेत्रक है, यानी कृषि और विनिर्माण क्षेत्रक में जो है कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, या तो वो कम हुआ या फिर उसमें स्थिर वृद्धि दर हुई। आर्थिक सुधारों में सेवा क्षेत्र को ही अधिक जो है वहां पर उसी पर जो है ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बाकी अन्य दोनों जो क्षेत्र हैं उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण जो रोजगार का जो स्तर है वो बेसिकली भारत में संतुलित रूप से नहीं देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 16% का योगदान है 2024 में और कार्यबल का देखेंगे तो 46.1% यहाँ पर लगा हुआ है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की तरफ इशारा करता है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने चालू मूल्यों पर जीडीपी में लगभग 16% का योगदान दिया, किंतु यहाँ लगभग 46.1% आबादी कार्यरत है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शा रही है। तो इससे जो रोजगार का संतुलित स्तर है वो भी जो है इसके निगेटिव इम्पैक्ट में आप दिखा सकते हैं कि भारत में रोजगार का संतुलित स्तर है ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर और विनिर्माण क्षेत्र जहां पर ज्यादातर लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसका सकल मूल्यवर्धन जो है वो अभी भी सबसे कम है। सर्विस सेक्टर में 30% के आसपास लोग कार्यरत हैं, लेकिन उसका अगर आप सकल मूल्यवर्धन या जीडीपी में आप देखेंगे तो वो 50% से भी ज्यादा है। तो ये सब निगेटिव इम्पैक्ट बेसिकली इस आर्थिक सुधार 1991 के ही प्रभाव हैं। जो सेवा क्षेत्र को जो है अधिक प्रोत्साहन दिया, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। विदेशी निवेश के लिए भारत के कुछ राज्यों की महत्वपूर्ण गंतव्य रहे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में ही एफडीआई का ज्यादा प्रभाव रहा, जिसके चलते जो है भारत में क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ गई है। और जब हमने क्षेत्रीय असमानता वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट बताई थी, राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960 से 1961 और 2023-24 के बीच शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा रिपोर्ट्स हैं कोई एक
उत्तर के लिए नहीं काम करेंगी, बल्कि जब भी इकोनॉमिक में इस तरीके का आप डेटा देंगे, असमानता के संबंध में क्षेत्रीय असमानता को आप दिखाएंगे, आप उन जगह जो है आप इस डेटा रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, राइट। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की गई थी, वो रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी में दक्षिण राज्यों का प्रभुत्व देखा गया था। भारत की जीडीपी में 30% से अधिक योगदान है इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र है, माफ कीजिए, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये सारे राज्य आते हैं। इन राज्यों में इस रिपोर्ट में जो है चिंता का विषय बताया गया था, यानी इन राज्यों की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा क्या हुई, दयनीय हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पहले की तुलना में कम हुई है, राइट, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे क्षेत्रीय असमानता को जो है बढ़ावा मिला है। विदेशी निवेश के लिए कुछ राज्य ही महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात जो है अग्रणी देखे जा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अच्छा, जब अर्थव्यवस्था खोल दी गई तो चीन जैसे देश हैं, यहाँ से सस्ते आयात के रूप में वस्तुएं आती थी, और ये सभी आयातक वस्तुएं जो हैं पूरी तरीके से भारतीय बाजार को क्या कर लिए हैं, कैप्चर कर लिए हैं, जिससे भारत के जो कुटीर और लघु उद्योग थे वो पूरी तरीके से डैमेज हुए। चीन जैसे देशों के सस्ते आयात ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को हतोत्साहित किया। 1991 से भारत का विनिर्माण क्षेत्र लगभग देखते हैं स्थिर बना हुआ है, लगभग 17% के आसपास ही उसकी ग्रोथ रेट अभी भी देखी जाती है, जो 1991 में थी, और यही स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के गठजोड़ में वृद्धि हुई, और जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला। आप देखते भी हैं अखबार की सुर्खियों में अडानी, अंबानी और मोदी, ये सब चला करता है। ये बेसिकली इसी का जो है प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के गठजोड़ में वृद्धि हुई, जिसने क्रोनी कैपिटलिज्म को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वस्तुतः छोटे ईमानदार जो उद्यमी होते हैं वे बड़े औद्योगिक घरानों से या जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है छोटे और कुटीर उद्योगों का भारत में ह्रास देखा जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक सुधारों में मानव विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप आज भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसांख्यिकी लाभांश होने के बावजूद भी इसका सदुपयोग करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, भारत रोजगार रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जो कुल बेरोजगार कार्यबल है उसका 83% जो है वो युवा है, राइट, युवा है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आर्थिक सुधारों में जो है मानव संसाधन के विकास पर बल नहीं दिया गया था, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा जनसांख्यिकी लाभांश है, लेकिन भारत जो है उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रही है, जिसके चलते युवा आबादी जो है बेरोजगार की स्थिति में जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की तरफ लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत में बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है, और ये रिपोर्ट कह रही है कि कुल बेरोजगार कार्यबल में जो है 83% केवल युवा ही है। अब हम देखेंगे 1991 के बाद भारत सरकार और बिहार सरकार ने क्या आर्थिक सुधार हेतु प्रयास किए हैं। भारत के प्रयासों में देखें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था, जिसने एमआरटीपी एक्ट को जो है रिप्लेस कर दिया था। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई एक्ट 2006 बना। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 लाई गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया 2014 में, जिसके 2024 में 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-20 में शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में, वोकल फॉर लोकल पहल 2021 में, पीएम गति शक्ति योजना लाई गई थी 2021 में, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई थी 2022 में, जिसका टारगेट है कि 2030 तक लॉजिस्टिक लागत जो वर्तमान में 14% के आसपास है उसको कम करके 7 से 8% जो है करना है। तो लॉजिस्टिक नीति लाई गई थी सरकार के द्वारा 2022 में। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जिसे हम पीएलआई स्कीम कहते हैं, 2020 में लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, और किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सशक्त करने के लिए 2018 में। तो ये सारी स्कीमें लाई गई हैं जो भी रोजगार के संबंध में जो भी अभी भारत में परेशानियां हैं उन सबको दूर करके और भारत का आर्थिक जो विकास है उसको और भी ज्यादा गति देने के लिए सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने भी कई सारे प्रयास किए हैं बिहार राज्य के आर्थिक विकास के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार हेतु 7 निश्चय योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पार्ट 1 था 2015 से 2022 तक, और उसका वर्तमान में पार्ट 2 चल रहा है 2020 से 2025 तक, जिसकी डेट है, राइट। तो 7 निश्चय योजना प्रोग्राम। कृषि रोड मैप प्रोग्राम लाया गया कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु। वर्तमान में कृषि रोड मैप चौथा चल रहा है, जिसकी डेट है 2023 से 2028 तक। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाई गई। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जीविका परियोजना के नाम से जिसको जानते हैं हम, 2006-7 के बीच ये लाई गई थी।
और इस जीविका परियोजना के तहत 10 लाख से अधिक जो है अब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण को ये बहुत व्यापक स्तर पर बिहार में आप देख सकते हैं बढ़ावा दे रही है। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 में लाई गई है, जिसमें छोटे गरीब परिवारों को जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार जो है 2 लाख रुपए की सब्सिडी जो है इनको देगी। इस योजना के तहत बिहार आईटी नीति लाई गई है 2024 में, और नई पर्यटन नीति 2023 से 28 के बीच जो है ये इंट्रोड्यूस की गई है। ओवरऑल बिहार के आर्थिक विकास के लिए सारे बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। आर्थिक सुधार के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चुनौतियां जो आप देख सकते हैं भारत में, उन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती हो जाती है कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है उसका अभाव देखने को मिलता है। गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके कारण लॉजिस्टिक लागत है वो भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में देखेंगे वो ज़्यादा है। विकसित देशों में जो लॉजिस्टिक लागत है वो 7 से 8% के आसपास है, वहीं भारत की लॉजिस्टिक लागत 14 से 15% के आसपास है। इससे क्या होता है, भारत की वस्तुएं की लागत बढ़ जाती है। वैसे में चाइना जैसे देशों से जो वस्तुएं आती हैं उनकी कीमतें कम होने के चलते भारत की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं, तो वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धकता में भी जो है वो कमी आती है। राइट। भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी कम निवेश किया जाता है, तो निवेश की निम्न स्थिति है अनुसंधान और विकास में। रिसर्च डेवलपमेंट में जीडीपी का भारत में 1% से भी कम निवेश किया जाता है। वहीं अमेरिका चाइना जैसे देशों में देखेंगे तो अपनी जीडीपी का 3 से 4% निवेश करते हैं। तो इस तरह देखें तो भारत का रिसर्च डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही कम है। कृषि में अवसंरचनात्मक सुधार का भी भारत में अभाव है। फलतः कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कार्यबल 2024 में देखें तो 46.1% लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसका सकल मूल्यवर्धन जो है वो सबसे कम है। वित्तीय वर्ष 2024 में देखें तो केवल 16% है। तो कृषि में अवसंरचनात्मक सुधार का भी अभाव है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की कमी है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भी जीडीपी में इसका योगदान तकरीबन 70% के आसपास बना हुआ है। तो विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की कमी और उसको प्रोत्साहन न देना, ये भी एक बड़ी चुनौती है आर्थिक विकास के संबंध में। निवेश के चयनात्मक अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न की यहाँ पर आप कमी देखते हैं। औद्योगिक पैटर्न में कमी का क्या मतलब है कि सरकार के द्वारा कुछ उद्योगों में ही ज्यादा निवेश किया जाता है। ऐसे में वो उद्योग तो अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अन्य उद्योग देखते हैं तो उनमें ह्रास देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत सरकार का ज्यादा निवेश किया जाता है, उससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो डेवलप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का जो मूल उद्योग है जैसे खादी उद्योग देख सकते हैं, बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार जो है वो जूट का दूसरा लार्जेस्ट स्टेट है। तो खादी उद्योगों को ज्यादा वहां पर बढ़ावा न देना, वहां इन्वेस्ट न करने की वजह से जो खादी उद्योग में लगे जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक संतुलित जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कुशल मानव संसाधन का आप जानते ही हैं कि अभाव है भारत में। आर्थिक सुधार हेतु शासन एवं प्रशासन की जो सक्रियता और प्रतिबद्धता है उसमें भी कमी देखी जाती है। कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि ये भी आर्थिक विकास को हतोत्साहित करती हैं। और बिहार में तो ये बड़ी समस्या आई है। बिहार में बाढ़ की जो समस्या है वो बिहार के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधा के रूप में देखी जाती है। पर्यावरणीय दबाव है, डेटा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WTO, IMF में विकसित देशों का प्रभाव, ये सभी चुनौतियां हैं भारत के आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास में। तो आप पॉइंटर फॉर्मेट में ये सब बता सकते हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे? और वैसे भी प्रश्न में आपको वे फॉरवर्ड जरूर इंक्लूड करना चाहिए। वे फॉरवर्ड ही जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को यहाँ पर दर्शाती है कि आप जो चुनौतियां हैं, अगर आपको ऑफिसर बनाया जाता है तो आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, उसमें पहला सुझाव तो यही है कि बुनियादी अवसंरचना पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। सड़क, बिजली, परिवहन, दूरसंचार आदि में सुधार निवेश और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की कुंजी है, अतः इस ओर प्राथमिकी स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नई औद्योगिक नीति के भाग के रूप में हरित औद्योगिक नीति को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो पर्यावरणीय दबाव, जलवायु परिवर्तन का खतरा है इससे निपटा जा सके। आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि समावेशी विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, यानी जो आय की असमानता है उसको खत्म किया जा सके। केवल समृद्धि दर ही ना हो, आर्थिक विकास भी हो, समावेशी विकास हो, इस तरफ हमको जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहकारी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। बदलते दौर में आर्थिक विकास हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने व इसके कुशल प्रयोग के लिए रिसर्च डेवलपमेंट में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मानव संसाधन के कौशल प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत में कुशल मानव संसाधन का जो अभाव है उसको दूर किया जा सके और भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका
सदुपयोग किया जा सके। सेवा क्षेत्र के अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भारत का जो अधिकांश कार्यबल इन क्षेत्रों में संलग्न है उसको जो है रोजगार मिल सके, रोजगार में जो है सृजन हो सके, राइट। तो भारत का अधिकांश कार्यबल प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में ही संलग्न है, इसलिए हमें सेवा क्षेत्रक के साथ साथ कृषि और विनिर्माण क्षेत्रक में भी ध्यान देना होगा। इस पर निवेश बढ़ाकर जो है इसका विकास करना होगा। रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन करना होगा और इसके लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अप्रोच में भी सुधार करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक जैसी योजना बनाने और लागू करने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखकर नीतियां योजनाएं बनानी जानी चाहिए, ताकि देश में संतुलित विकास हो, यानी जो क्षेत्रीय समानता है उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति वो अलग अलग तरीके की है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय समानता और क्षेत्रीय संतुलन के साथ आगे बढ़ना है तो सरकार को अपनी अप्रोच में चेंज करना होगा। एक जैसी योजना बनाने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप जो है हमें नीति और योजना बनाने की आवश्यकता है। तो वे फॉरवर्ड में आप ये सारा बता सकते हैं, राइट। तो इस तरह हमने इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर किया है। इसका निष्कर्ष आप लोग लिखिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया है। हालांकि वे फॉरवर्ड लिख देते हैं तो निष्कर्ष की बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा 2-3 लाइनों में। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं कि जो नई आर्थिक पॉलिसी 1991 में बनी थी उसके सारे निगेटिव इम्पैक्ट तो आई हैं, इसलिए वर्तमान में आवश्यकता है कि एक नई विकास नीति बनाई जाए जो आर्थिक समृद्धि दर के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, ताकि भारत जो है समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ सके, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके। तो इस तरह का एक सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाते हुए आप जो है अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर कर दिया है। अब इस टॉपिक से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, अब आप उसे शानदार तरीके से जरूर लिखने की स्थिति में होंगे, बशर्ते आपको जो है जो क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं इनका जो है रिवीजन करने की जो है आवश्यकता होगी। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे में जो है आप जो पढ़ रहे हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना है। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है मल्टीपल रिवीजन करने के बाद इनका अच्छे से सिनॉप्सिस बनाना है, ताकि कम समय में एग्जाम टाइम में इनका और भी ज़्यादा रिवीजन किया जा सके, राइट। तो आप पीडीएफ इनकी एक्सेस कर सकते हैं कि नॉमिनल फीस हमारी 499 है। 6006473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, जो बच्चे बीपीएससी मेंस एग्जाम देने वाले हैं, राइट। पेमेंट नंबर भी हमारा यही है। इस नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको इस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको संकल्प बैच के एक्सेस मिल जाएंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इन क्लासेस को शेयर करें, ताकि उनको भी इन क्लासेस का फायदा हो सके। बाकी जो आपकी राय है इन क्लासेस के संबंध में, जो आपके सुझाव हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड ऑन करें, उनका हमें इंतजार रहता है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़िए, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।